A very good afternoon to all my dear students. आज की लेबर लेजिस्लेशन की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। लास्ट क्लास में हमने बोनस क्या होता है ये पढ़ा था, क्यों दिया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। और आज की क्लास में हम उसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस की अगर हम बात करें तो इसको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बोनस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आपको चारों स्टेप्स एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ की संगणना करना। सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस, उपलब्ध अधिशेष की संगणना करना। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस, आवंटन योग्य अधिशेष की संगणना करना। एंड फोर्थ इज सेट ऑफ एंड सेट ऑन ऑफ एलोकेबल सरप्लस, जिसे हम बोलते हैं आवंटन योग्य अधिशेष का समायोजन करना या जोड़ना घटाना, जिसे हम बोलते हैं सेट ऑफ एंड सेट ऑन। अब आपके दिमाग में आ रहा हो ये हम ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में या पूरे अकाउंटेंसी में आपने हम पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उस वो वाला ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आपको यूज़ नहीं आएगा। हमें बोनस के लिए अलग से फिर से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। जो बैंकिंग कंपनियां हैं उसके लिए हम फर्स्ट शेड्यूल की सूची या वो जो अनुसूची बनी हुई है शेड्यूल फर्स्ट में को देखकर हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, और जो दूसरी कंपनी है उनके लिए सेकंड शेड्यूल दे रखा है। फिर सेकंड आता है अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस जो है वो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हटानी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उस ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है उसमें कोई प्रायर चेंजेस करने पड़ते हैं। थर्ड जो शेड्यूल है उसमें विनिर्दिष्ट जो राशियां हैं उनको भी घटाना पड़ता है, लेकिन उसमें हमें कुछ डायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ते हैं, और जो तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में बोनस की राशि पर जो प्रत्यक्ष कर लगाया हुआ है वो हमें हटाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस की अगर हम बात करें तो एलोकेबल सरप्लस विदेशी कंपनी की दशा में अधिशेष का कितना होगा, जो ऊपर हमने अभी अवेलेबल सरप्लस निकाला उसका 66%, और अगर कोई दूसरी संस्था है तो उसके लिए 60%। फिर नेक्स्ट आता है हमारे सेट ऑफ एंड सेट ऑन करना। इसके लिए हम 4th शेड्यूल बना हुआ है, उसको देखते हुए हम कुछ चीज़ें सेट ऑन करते हैं, कुछ चीज़ें सेट ऑफ करी जाती हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे, ये एग्जाम्पल दे रखा है बोनस का। सबसे पहले जो है ये स्टेप्स हम यूज़ करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। बैंकिंग कंपनी फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना है और जो अन्य कंपनी है उनके लिए सेकंड शेड्यूल। फिर हम अभी मैंने आपको बताया अवेलेबल सरप्लस निकालते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप्स क्या होती है हमारी, अवेलेबल सरप्लस। तो अवेलेबल सरप्लस के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से कुछ चीज़ें हमें हटानी है, देखिए घटाइए दे रखा है, और 2 चीज़ें हमें जोड़िए दे रखा है, ठीक है। तो प्रायर
चार्जेस जो हैं वो हटाएंगे, थर्ड शेड्यूल में जो चीज़ें दे रखी है वो भी हटाएंगे, और जो तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में सकल लाभ पर धारा 7 के अनुसार लगाया गया प्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, और उसके साथ साथ सकल लाभ के पर तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के बोनस की राशि को प्रत्यक्ष कर की राशि में भी जोड़ेंगे। फिर आता है हमारा अलोकेबल सरप्लस, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया विदेशी कंपनी के लिए 66% है, और जो बाकी दूसरी कंपनी उसके लिए 60% है। और नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं शेड्यूल फोर्थ को देखते हुए हम सेट ऑफ और सेट ऑन करेंगे। ये सेट ऑफ और सेट ऑन आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे मैं आपको एक टेबल शो करूँगी जिसमें हम प्रैक्टिकल वो पार्ट है उसको देखते हुए हम सेट ऑन और सेट ऑफ को अच्छे से समझेंगे। अब अभी मैंने आपको बोला कि हम शेड्यूल यूज़ करते हैं, शेड्यूल 1 और 2। ये शेड्यूल 1 है, आप जिस भी बुक को देखेंगे ये शेड्यूल 1 उसमें दे रखा है, तो शेड्यूल 1 है। और ये देखिए यहाँ शेड्यूल 2 ख़त्म हो रहा है और उसके बाद वापस शेड्यूल 1 ऊपर ख़त्म हुआ है, और नीचे देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय एज पर शेड्यूल 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 2, देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ एंड में बोनस के उद्देश्य के लिए सकल लाभ, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बोनस, ये आ गया। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 के अंदर ये चीज़ें आपको देखनी है। सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान करने के बाद लाभ हानि खाते में दर्शाया गया शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ मीन्स नेट प्रॉफिट। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट फर्स्ट पॉइंट में। फिर उसमें से हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आप ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। सेकंड पॉइंट पे लिखा है बोनस के लिए कोई प्रावधान है, वो हमें प्रोविजन फॉर बोनस, डेप्रिसिएशन, विकास छूट, अन्य कोई संचय, पूर्व लेखा वर्ष के लिए कर्मचारी को चुकाया गया बोनस, कर्मचारियों को चुकाई गई या चुकाई जाने वाली कोई भी डेबिट में अगर लिखी है, कोई भी आपने उपदान लिखा है, वो भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये निम्नलिखित के योग्य से अधिक है। ठीक है, अब सेकंड आता है इसी के अंदर देखिए कि आपने अगर कोई ग्रेच्युटी अमाउंट या कोई कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के टाइम अगर आपने उसको कोई भी अमाउंट दिया है, आयकर में छूट सीमा अगर उसको दी गई है, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत हानियाँ, बैंकिंग विनियम अधिनियम के अनुसार जो भी आपने प्रमाणित राशि अगर दी है, भारत के बाहर स्थित अगर आपका व्यवसाय है तो उसकी हानि अगर यहाँ आपने शो करी अपने अकाउंट्स में, तो वो आपको जोड़नी पड़ती है। निम्नलिखित को छोड़कर कोई आय, लाभ या अभिलाभ जो प्रकाशित या प्रकटित संचय से सीधे ही जमा किए गए हो। तो इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं, इसमें हम ऐसा क्यों इसलिए कर रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एम्प्लॉयर काटता है, जैसे डेप्रिसिएशन की बात करें, ठीक है, या उसको कोई लॉस हो गया है और वो लॉस उसने वहाँ शो करा है, वो लॉस बाहर उसकी जो बाहर उसका जो इंडिया से बाहर जो उसका बिजनेस चल रहा है उसकी वजह से उसको लॉस हुआ है, और वो लॉस उसने यहाँ के P&L अकाउंट के अंदर दिखाया है। तो जो हमारी जो वर्कर्स होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि ये सारी चीज़ों से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम होता है, इसलिए फिर से नेट प्रॉफिट के अंदर इन सभी चीज़ों को जोड़ा जाए। ठीक है, तो भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय से संबंधित कोई लाभ या प्राप्तियां हैं तो ये सारी विदेशी बैंकिंग कंपनियों की भारत के बाहर विनियोग से कोई आय है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी टोटल करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, उसमें से अब कुछ चीज़ें हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी। डिडक्ट क्यों करी जाती है कि अब वो एम्प्लॉयर भी कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेरे को अगर बाहर के बिजनेस से कोई लाभ हुआ है तो मैंने उसको यहाँ शो करा है, तो अब उसको यहाँ से हटाया जाए।
ठीक है। तो अगर कोई पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत लाभ है, वो भारत के बाहर का व्यवसाय से अगर उसको लाभ हुआ है, विदेशी बैंकिंग कंपनी की विदेशी विनियोजन से कोई आई हुई है, तो या निम्नलिखित को छोड़कर वह आय या हानियाँ जिसे सीधे ही प्रकाशित या प्रकटित संचय में सीधे ही नाम डेबिट लिख दिया गया हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसमें से फिर से घटानी पड़ती है। जो ऊपर टोटल आया है नंबर 3 में से हम इसको डिडक्ट करेंगे। उसके साथ साथ पूंजीगत व्यय या पूंजीगत हानियाँ अगर है, या भारत के बाहर अगर उसको कोई व्यवसाय में हानि हुई है, वो अगर उसने यहाँ शो करी है, तो वो वापस उसको क्या करता है कि इसको फिर से हटाया जाए। विदेशी बैंकिंग कंपनी की दशा में प्रधान, ये देखिए, विदेशी बैंकिंग कंपनियों की दशा में प्रधान कार्यालय के अनुपातिक प्रशासनिक व्यय जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आया है वो भी हटाया जाएगा। उसके साथ पूर्व लेखा वर्ष के संबंध में चुकाए गए प्रत्यक्ष कर को हटाया जाएगा, या नगद सहायता कोई सब्सिडी मिली है तो वो भी हटाई जाएगी। अब ये आया है हमारा 4 का हमने टोटल किया। अब हम क्या करेंगे, जो 3 में से हम 4 को माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बोनस। क्लियर। सेम इसी तरीके से शेड्यूल सेकंड भी बनाया हुआ है। जो सारे पॉइंट्स आपने इसमें देखे हैं ऑलमोस्ट ये सारे इसके अंदर हैं। अब आता है ये हमारा हो गया। आपको फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, प्रथम सूची के अनुसार और द्वितीय सूची के अनुसार हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने अभी आपको प्रत्यक्ष जो कर बताया था, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती कि पिछले लेखा वर्ष में उठाई गई कोई हानि है, या आपने एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अगर दिखाया है, या कोई धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं पर प्रत्यक्ष कर की गणना करनी पड़ती है, एकाकी या संयुक्त हिंदू परिवार की दशा में गणना है, निर्यात की आय पर छूट पर ध्यान ना देना, या उद्योगों में विकास संबंधित छूट पर ध्यान ना देना। तो अब इन सारे जो डायरेक्ट टैक्सेस के बाद हमारे पास आता है जो अमाउंट, वो होता है हमारा एलोकेबल सरप्लस। ठीक है। अब एलोकेबल सरप्लस ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसके लिए अब हम क्या थर्ड स्टेप पे क्या निकालेंगे, एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस जो है वो उससे हम निकालेंगे अवेलेबल सरप्लस। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी अगर सेवा योजक कोई कंपनी है तो उस कंपनी के लिए हम देखते हैं कि जो अधिशेष एलोकेबल सरप्लस होगा 66%। लेकिन अगर कोई दूसरी सेवा योजक की दशा में, जो कि कोई कंपनी नहीं है, उसकी दशा में ये होता है 60%। ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया एलोकेबल सरप्लस। जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्या करा, उस ग्रॉस प्रॉफिट का 60 और 66% हमने एलोकेबल और अवेलेबल सरप्लस निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अब चालू वर्ष में लाभों में से अधिकतम यही राशि बोनस के रूप में वितरित की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि जो अवेलेबल सरप्लस की गणना की विधि ऊपर समझाई जा चुकी है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर जो अवेलेबल सरप्लस हमने कैलकुलेट कर लिया है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अब हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, जो बोनस होगा उसको हम पे करेंगे। अब एक होता है मिनिमम बोनस और एक होता है मैक्सिमम बोनस। मिनिमम बोनस जो कि अगर जितना कि आपको देना ही है,
आपको उतना चुकाना ही है। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक होगी, जहाँ तक कि एक एम्प्लॉयर बोनस पे करता है। क्लियर? मिनिमम इतना तो देना ही है और मैक्सिमम कितना होगा, जहाँ तक कोई एम्प्लॉयर देता है। अब मान लीजिए किसी वर्ष बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसे, तो उस प्रॉफिट में से उसने मैक्सिमम बोनस भी दे दिया, उसके बाद भी उसके पास कुछ बचा है, ठीक है, जो कि बोनस के हिसाब से दिया जा सकता था, तो वो उसको एक रिजर्व के खाते में डाल सकता है। सेट ऑन इसको हम बोलते हैं कि मान लीजिए आगे कुछ सालों में कंपनी को कोई मुनाफा नहीं होता है या कम मुनाफा होता है और उसके पास पूरी रकम नहीं होती है बोनस पे करने के लिए, तो ये जो रिजर्व में हमने पिछले कुछ सालों में एक पैसा इकट्ठा किया है, तो उस पैसे को हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमने फर्स्ट शेड्यूल पढ़ लिया, हमने सेकंड शेड्यूल पढ़ लिया। अब आता है हमारा शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड को देखेंगे कि जो हमारा अभी सेकंड पॉइंट में एलोकेबल सरप्लस आया था, उस एलोकेबल सरप्लस में से हमें कुछ चीज़ें डिडक्ट करनी पड़ती है ताकि हमारे पास अवेलेबल सरप्लस आ जाए। ठीक है, एलोकेबल सरप्लस में से हमें कुछ चीज़ें डिडक्ट करनी पड़ती हैं ताकि हमारे पास अवेलेबल सरप्लस आ जाए। तो कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी के लिए क्या है कि कुछ उसे डिडक्शंस करने हैं। देखिए, फर्दर सम्स टू बी डिडक्टेड, ऊपर लिखा है। कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयर कौन है, बैंकिंग कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनी है। तो उसके लिए जैसे अगर आपने जो डिविडेंड पे करा है प्रेफरेंस शेयर्स को, आपको वो काटना है, 8.5 इक्विटी का काटना है, 6% रिजर्व्स का काटना है। और बैंकिंग कंपनी के लिए डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, 7.5 ऑन इक्विटी, 5% ऑन रिजर्व्स, एनी अदर सम एंड टू अ रिजर्व फंड, टू एनी रिजर्व्स इन इंडिया। अगर ये नीचे देखिए इसको, ये बैंकिंग के अंदर भी कुछ डिडक्शंस हैं। कंटिन्यू करते हैं। डिविडेंड पेबल ऑन द प्रेफरेंस शेयर 7.5 ऑन सच अमाउंट एज bears the same proportion in the total paid up equity, 5% of such amount as bears the same proportion of total disclosed reserves, any other sum। अगर कोई कंपनी कॉरपोरेशन है, सेवा जो है, तो 8.5% ऑन पेड अप, 6% ऑन रिजर्व्स। अगर कॉपरेटिव सोसाइटी तो 8.5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टेड बाय सच सोसाइटी, एंड एनी अदर के केस में 8.5%। एंड 6 पॉइंट आता है हमारा एनी एम्प्लॉयर falling under item number 1 and item number 3 or item number 4 or 5 or being a license within the meaning of electricity supply, तो उसके लिए ये, और इन एडिशन उसको ऊपर वाले डिडक्शंस के साथ ये कुछ और डिडक्शंस हैं जो शेड्यूल 6 में दे रखे हैं, वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया है, वो अमाउंट आ गया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो अब इस अमाउंट, ये जो अमाउंट आया है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो बोनस है उसको पे करने में आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें जो बोनस है, जब हम बोनस पे कर रहे होते हैं तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर अवेलेबल प्रॉफिट आता है, फिर एलोकेबल प्रॉफिट आता है, फिर सेट ऑन और सेट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस हम करते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा टेबल दे रखा है, इसके अंदर आपको कि फर्स्ट आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे, फर्स्ट आप या तो फर्स्ट शेड्यूल में आएंगे या सेकंड शेड्यूल में आएंगे, फिर उसके अंदर से आपको जो अवेलेबल सरप्लस निकालना पड़ेगा, जिसको आप देखते हुए आप क्या करेंगे, अवेलेबल सरप्लस को देखते हुए आप कुछ चीज़ें घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको
थर्ड स्टेप्स में अलोकेबल सरप्लस आएगा। अलोकेबल सरप्लस 66% या 60% होगा। और हमें जो फोर्थ शेड्यूल जो मैंने भी आपको बताया था उसको देखते हो, फोर्थ शेड्यूल के अनुरूप हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सेट ऑफ और या सेट ऑन करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आ जाएगी उसके अंदर। उसके साथ साथ आपको जो सेट ऑफ और सेट ऑन जो है उसका ये शेड्यूल फर्स्ट हो गया, शेड्यूल सेकंड हो गया, शेड्यूल थर्ड हो गया। अब जो सेट ऑन और सेट ऑफ जो है मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊँगी। अगर आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट प्रोविजंस रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है और अवेलेबल सरप्लस कैसे निकाला जाता है, ये आपको प्रोविजंस मेंशन करने हैं। थैंक यू सो मच।